जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में क्या था कि एक ही तरह का रेडिएशन आएगा, उसी को रेडिएट करेगा बस, ये नहीं कि अलग अलग टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है ना। अब कोई ऑब्जेक्ट आयरन की ऑब्जेक्ट कर लें, कोई नॉर्मल ब्लैक बॉडी नहीं है, तब भी हम यही देख रहे हैं बेटा, उसमें कलर चेंज हो रहा है हीट करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ भी चेंज हो रही है, अलग अलग तरह के रेडिएशंस आ रहे हैं। पहले रेड कलर के लाइट के आ रहे हैं, एक तरह की वेवलेंथ थी, एक तरह की फ्रीक्वेंसी के, फिर दूसरे वाले। ठीक है परीक्षित, आया बेटा समझ में? मयूरी, पढ़ा था ना बेटा कल ये हमने, सबको आगे अच्छे से बताओ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बेटा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसी तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी बेटा एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उससे पहले रिवाइज करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था। श्रुति, क्या था बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? बस शॉर्ट में बता दो, क्या आपके दिमाग में समझ में आया, आपको कहां तक पहुंच पाए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा क्या है? देखो ये डायग्राम था ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, क्या दिख रहा है आपको इसमें? हाँ बेटा बताओ। स्पेक्ट्रम नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है बेटा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? नाम का भी मतलब बताया था आपको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेटा मतलब क्या है कि किसी भी तरह का रेडिएशन दानिश रिप्लाई कर रहा है। बेटा एक बात बताओ, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या कह रहे हैं? उसमें बात हो रही है बेटा मोलर मास की। ठीक है, ये क्वेश्चन था ना, एक क्वेश्चन था बेटा, बाकी बच्चों को भी बताता हूं। क्वेश्चन है कि अगर हम जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं, तो रिलेटिव एटॉमिक मास में बेटा हमने पढ़ा है कि कार्बन का मास लेते हैं ना 1/12, तो अगर 1/12 की जगह अगर 1/6 ले लेते हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस विल, उस सब्सटेंस के 1 मोल के मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब सोच के देखो। हाँ दानिश बता रहा हूं बेटा, एक मोल के मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोलर मास बोलते हैं। अब एक चीज आप ये समझो बेटा, अब आपने जो 1/6 किया 1/12 किया, इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी ऑब्जेक्ट के एटॉमिक मास पर फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है बेटा? किसी ऑब्जेक्ट के एटॉमिक मास पर फर्क पड़ेगा, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास पर। लेकिन अगर बात करें एक मोल के मास की, तो एक मोल बेटा क्या था, ध्यान से सुनना। एक मोल का मतलब क्या है? किसी भी सब्सटेंस का एक मोल का मतलब है कि उसमें Na एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो मोलर मास हम कैसे निकालते हैं? मोलर मास का एटॉमिक मास से कोई डायरेक्ट रिलेशन है? मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल कैसे निकालते हैं किसी सब्सटेंस का, अगर उस एटम की बात करें तो? दानिश इसका बेटा क्वेश्चन का आंसर क्या है? रिमेन अनचेंज्ड होगा। कहां का क्वेश्चन है ये? यस दानिश रिप्लाई में डालो बेटा। क्वेश्चन में 3 ऑप्शन जो दिए हैं, हाँ पता नहीं, आपने हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। अरे बेटा पता नहीं तो क्वेश्चन का भी तो सर पैर भी तो होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक चीज तो ये है कि मोलर मास का बेटा कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। तो एटॉमिक मास पर तो फर्क पड़ेगा, रिलेटिव एटॉमिक मास का फर्क पड़ेगा। लेकिन आप ये देखो, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास में अगर हम लेंगे तो उसी रेशो से डिवाइड कर रहे हैं, 1 AMU से डिवाइड करते हैं हर एक एटॉमिक मास को। तो उसकी जगह मान लो अगर आपने एक छोटी क्वांटिटी से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली उसका बढ़ना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए डबल तरीके पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज
देखने वाली है कि मास ऑफ 1 मोल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बेटा? मास ऑफ 1 मोल। तो आई थिंक मास ऑफ 1 मोल के अकॉर्डिंग तो बेटा अगर हम देखें तो मोल का कंसेप्ट मुझे जो लग रहा है इसमें, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता कि एटॉमिक मास पर क्या फर्क पड़ता, समझे? अगर क्वेश्चन में होता एटॉमिक मास पर क्या फर्क था, तो एटॉमिक मास तो बेटा डबल हो जाता। अगर आपने 1/12 की जगह 1/6 से डिवाइड किया है ना, नीचे ऐसे सोच के चलो, तो 1/6 का पैटर्न, यानी कि नीचे आपने अगर छोटी क्वांटिटी रखी है तो ऊपर की तरफ उसका असर बढ़ेगा। तो इसका आंसर होना चाहिए था इंक्रीज टू फोल्ड। लेकिन अगर बेटा यहाँ पर 1 मोल की बात हो रही है तो 1 मोल के अकॉर्डिंग आई थिंक इसमें रिमेन अनचेंज्ड होना चाहिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोलर मास पर। ठीक है। द करेक्ट आंसर इज सी, रिमेन अनचेंज्ड। यही तो बता रहा हूं मैं आपको। रिमेन अनचेंज्ड होना चाहिए बेटा, क्योंकि मोलर मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोल की बात कर दी उसने, मास ऑफ 1 मोल करी है। मास ऑफ 1 मोल तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। अगर वो एटॉमिक मास बोलता तो डेफिनेटली फर्क पड़ता। ठीक है। दानिश, यस सर, यू आर करेक्ट। अच्छा चलो, आ गया समझ में? ठीक है। और बेटा ग्रुप में पूछा करो, ऐसे अलग से क्यों पूछते हो? यहाँ पर डाल दिया करो, इसमें चैट में डाल दिया करो क्वेश्चन जो भी पूछना है। ठीक है। हाँ ओके, ठीक है बेटा। चलो बेटा, बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में बेटा हमने कहां तक पढ़ लिया है परीक्षित? कि सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कह रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसे फिनोमिना थे जिनको बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये बताया था मैंने आपको सबको, दीक्षा? यस सर। है ना? तो आपको समझ में आया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन, सॉरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो अभी बता भी दिया मैंने दोबारा फिर, कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा क्या था, जल्दी से बताओ। When light of certain frequency strikes the surface of some metal, then electrons are expelled from the surface. वेरी गुड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स उसमें से रिलीज हो जाते हैं। और आपने बेटा जो कहा उसमें लाइट के बारे में जो कहा, या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलो तो बेटर है ना? तो बेटा व्हेनेवर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होती है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मस्ट हैव ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी। बेटा मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एंड दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा उसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अगर कम है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज बेटा नहीं होंगे, मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। कब देख पाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? कब ऑब्जर्व कर पाएंगे बेटा? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, ठीक है, तभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? व्हेनेवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द मेटल सरफेस, किसी मेटल के सरफेस को स्ट्राइक करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होते हैं उसमें से? इजेक्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद क्या होगा? फिर हम डिवाइस के अंदर देख रहे हैं, एक डिटेक्टर हमने लगा रखा है, वो क्या करता है बेटा? इन इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट कर लेता है। और नीचे एक एमिटर लगा रखा है, वो क्या करेगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स बेटा फ्लो करेंगे तो करंट भी फ्लो करेगा, गौरव, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं तो बेटा करंट भी जनरेट होगा या नहीं होगा? ठीक है। तो इस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये हमने जान लिया। अब बेटा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी? बताओ, कौन बता सकता है? क्या रीजन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? दीक्षा, क्या कारण था बेटा? एक्सप्लेन किया था कल हमने, कल की क्लास में। यस। कौन कौन प्रेजेंट था? हाँ बताओ। नोट्स को नहीं पढ़ते हो बिल्कुल भी? बेटा मैं बार बार कह रहा हूं सभी बच्चों को
देखो बेटा, साथ के साथ रिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्लास में आपको समझ में आता है, उसके बाद आप एक बार नोट्स को, जो हमने नोट्स में से जो आज पढ़ा है टॉपिक, उसको नोट्स में से जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, कर सकते हैं। 15 मिनट चाहिए बस, 15-20 मिनट चाहिए बस एक बार रिवाइज करने के लिए। जो बच्चा इसको करेगा उसको तो सब चीज याद रहेंगी, नहीं तो फिर बेटा भूलते चले जाओगे। ठीक है मयूरी, आया समझ में? यस सर। तो बता सकते हो मुझे क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं एक्सप्लेन हुआ बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से? क्या प्रॉब्लम आ गई थी इसके साथ? यहां पर देखो, परीक्षित याद है बेटा? बताओ, आप लोगों से भी तो जानना जरूरी है, मैं ही बताता रहूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा? परीक्षित बताओ बेटा। और कहाँ कहाँ बच्चे हैं? तरुण भी होगा, तरुण बताओ। Why electromagnetic wave theory was not able to explain this photoelectric effect? क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रही है तरुण? बताओ, जितना आता है उतना तो बताओ, जो समझ पाए हो। श्रुति, क्या हुआ? किसी को नहीं आ रहा? हाँ बोलो सर, बोलो। बोलो सर क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटिन्यूस नहीं थी। हाँ गुड, सही है बेटा, बिल्कुल ऐसे बताओगे तभी तो समझ में आएगा। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटा जो थ्योरी थी ना, मैक्सवेल की थ्योरी में उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, लगातार चल रहे हैं। तो लगातार का मतलब ऐसा हुआ, देखना, लगातार का मतलब बेटा ये हुआ कि अगर मान लो कोई रेडिएशन आ रहा है ना, किसी मेटल के ऊपर कोई रेडिएशन आया, तो बेटा वहां पर क्या हो जाएगा, ये एनर्जी बहुत सारी इकट्ठी हो जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फिर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और समझाता हूं। इसका मतलब ये हुआ, और ब्रॉडली लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा किसी भी तरह का रेडिएशन, ध्यान से सुनो, किसी भी तरह का रेडिएशन इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकता है। ठीक है, तफसील आया समझ में बेटा मैं क्या कह रहा हूं, कि किसी भी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकता है, मतलब मूव कर सकता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी जो ये कह रही थी कि किसी भी तरह का रेडिएशन ले आओ, कंटिन्यूअस होता है, इसलिए वो रिलीज कर देगा एनर्जी को। बताओ बेटा, आया समझ में? यस सर। तो इसका मतलब बेटा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कह रही है कि किसी भी तरह के रेडिएशन से हम निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी तरह के रेडिएशन से बेटा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो सकते हैं, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा सबके लिए होना चाहिए। मतलब किसी भी तरह की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी आए, किसी भी तरह का रेडिएशन आए, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो ऐसे समझ लो जैसे ये फोन है ना, कोई भी मेटल की ऑब्जेक्ट है, उसमें उसको धूप में रख दो, सन रेडिएशन में रख दो, सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, है ना, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। क्या ऐसा होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक्चुअल में बेटा ऐसा नहीं होता मयूरी, नहीं होता, बताओ। नहीं होता है। एक्चुअल में ये होता है कि कुछ ही ऐसे मेटल होते हैं, और बेटा एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का होना, डेफिनेशन पढ़ी ना अभी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है। अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम रेडिएशन होगा, यानी उस रेडिएशन की बेटा फ्रीक्वेंसी इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम होगी, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है? यस और नो? दीक्षा, हो सकता है बेटा? नो नहीं सर। होगा, नहीं होगा, है ना। मतलब आपको ये बात समझ में आ रही है कि बेटा एक्चुअल में ये चीज है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी जरूरी है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बेटा अलग ही बात कर रही थी। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा अपने मन में, अपने दिमाग में रखना है। ये कभी पूछा ऐसे जाएगा तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आ जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन, वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बेटा फेल हो गई,
है ना। क्यों फेल हो गई? क्योंकि वो दो फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं कर पाई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं कर पाई। ठीक है मयूरी? Yes, sir. तो फिर बेटा एक थ्योरी जब फेल हो जाती है तो दूसरी थ्योरी आती है। Yes. दानिश इज सेइंग सर नोट्स में ये सब है ना। दानिश बेटा कौन से ग्रुप में रहते हो तुम? व्हाट्सएप ग्रुप में हो या नहीं हो? सारे नोट्स हैं उसमें, देखो नोट्स के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, देखो है या नहीं है परीक्षित? बताओ मुझे। ये सब चीजें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, कौन सी चीज नहीं है? सारी चीज एक्सप्लेन करी हुई है इसमें। हाँ बोलो बेटा। सर हाँ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थ्योरी नहीं है, वो क्यों नहीं है? आपने लिखा नहीं है नोट्स में। रुको रुको, क्या क्या एक बार रिपीट करो, क्या पूछ रहे हो? हाँ फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में आपने लिखा नहीं है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों अच्छा नहीं है? अच्छा बेटा लिखाया हुआ है, देखो पता है कहाँ पर है? पहले तो बेटा थ्योरी के नोट्स है, सुनो। पहले स्टार्टिंग में बेटा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ाई, उसके बाद फिर बाद में है ना उसके, ये देखो ये टॉपिक में मिलेगा आपको, लिमिटेशन ऑफ, सेकंड पॉइंट था ना, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, पेज नंबर 3 के ऊपर देखो है, यहां पर बेटा दे रखा है, इसके अंदर एक्सप्लेन किया है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पहले डेफिनेशन है, उसके बाद देखो नीचे एक्सप्लेनेशन है कि कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, इस टॉपिक में पढ़े परीक्षित, पेज नंबर 3 और 4 पर मिलेगा आपको। 4 के ऊपर पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो है, नीचे देखो यहां पर दिया हुआ है, देयर इज ओनली स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, यहां पर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, पेज नंबर 4 पर देखो सभी बच्चे, सिंस द रेडिएशन आर कंटिन्यूअस लिखा हुआ है। ठीक है परीक्षित? Yes, sir. मिला या नहीं मिला? बताओ। सर मिल गया। है ना, मिल गया ना? सब चीज बेटा है इसमें, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अलग से थोड़ी बताऊंगा, और क्या इसके अंदर सब चीज है। बस बेटा देखो पजल मत हो, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखो एक थ्योरी आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, है ना, मैक्सवेल की, उसने बेटा बहुत सारी चीजें बताई। उसने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव होता है, ये होता है, उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है, और कई सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन बेटा वो थ्योरी किसको नहीं एक्सप्लेन कर पाई? दो फिनोमेना को नहीं कर पाई, बस इतना दिमाग में रख लो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं कर पाई और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं कर पाई। उसका सबसे बड़ा कारण बेटा क्या था, शॉर्ट में बोले तो परीक्षित, कि बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या मान रही थी? दो चीजें आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बेटा ये मान रही थी कि रेडिएशन कैसे हैं, इनका नेचर क्या है, वेव प्रॉपर्टीज है इनके, कैसा कैरेक्टर है बेटा, वेव की तरह चलते हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, दीक्षा आया बेटा समझ में? Yes, sir. जबकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जबकि एक्चुअल में एक और थ्योरी इसको एक्सप्लेन करेगी। जब एक थ्योरी बेटा फेल हो जाती है तो दूसरी थ्योरी आती है ना। एटॉमिक मॉडल में क्या हुआ, थॉमसन ने दिया, थॉमसन रिजेक्ट हो गया, कुछ कमी थी उसमें, फिर रदरफोर्ड ने दिया, रदरफोर्ड में कुछ कमियां थी, उसके बाद फिर नील्स बोर ने दिया, है कि नहीं? बोलो, पढ़ा है सबने? Yes. एक के बाद एक। तो वैसे ही बेटा जब ये थ्योरी फेल हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, दो फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं करने के कारण, बस इतना दिमाग में रखना है। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, एक दूसरी थ्योरी आई जिसको आज हम पढ़ेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कल भी बताई थी ना बेटा, क्लास में शायद कराई थी। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो थी, ये एक्सप्लेन करती है इन दोनों फिनोमेना को। तो किस तरीके से डिफरेंस है, अपने दिमाग में कैसे सेव करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कह रही है कि रेडिएशन बेटा क्या है, वेव कैरेक्टर है उनके अंदर। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कह रही है कि वेव कैरेक्टर नहीं, पार्टिकल कैरेक्टर है बेटा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कैसे होते हैं, पार्टिकल की फॉर्म में होते हैं। समझे मेरी बात? पहला पॉइंट इन दोनों के बीच में डिफरेंस का, ये नोट्स के अंदर ऐसे अलग से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये समझना है। ठीक है, ऐसे कहीं आएगा भी नहीं डायरेक्टली क्या है, बस अपने दिमाग में कैसे सेव करना है कि बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पूरी तरह से इसी चीज पर डिपेंड थी कि जो रेडिएशंस हैं वो वेव उनके अंदर कैरेक्टर होगा। और दूसरा बेटा ये वेव्स कैसी होंगी, सेकंड पॉइंट, कंटिन्यूअस होंगी। कैसी होंगी बेटा?
कंटिन्यूअस होंगी, जबकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का बेसिस क्या है? अच्छा आज तक कोई सही थ्योरी बनी है? सही थ्योरी बेटा कभी भी चेंज हो सकती है। देखो थ्योरी के अंदर, हर थ्योरी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, बार बार यही बात हो रही है, आप ऐसे मत बोलो। अभी जैसे क्या था कि जब न्यूटन थे तो न्यूटन ने अपनी फिजिक्स बोली, अभी मैं आपको बताऊंगा, फिर आइंस्टाइन की फिजिक्स हुई, तो फिजिक्स के दो हिस्से हो गए, इसको क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे, जहां पर बेटा एटम की स्टेज पर हम पहुंच गए हैं। तो मयूरी बताओ, एटम की काफी स्टेजेस हमने पढ़ ली। सबसे पहले हमें एटम के बारे में नहीं पता था, जैसे फॉर एग्जांपल, फिर डाल्टन आए तो एटम के बारे में बताया, है ना, है कि नहीं? फिर बेटा थॉमसन आए तो थॉमसन ने Yes, इलेक्ट्रॉन sir. के बारे में बताया, कुछ ना कुछ सीख रहे थे, कुछ ना कुछ चीजें आगे देख रहे थे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि किसी कोई थ्योरी फेल हो गई। थ्योरी तो फेल होगी होगी। जैसे अगर मैंने 10 बातें बोली, 10 बातों में से आपको 9 बातें ठीक लगी, तो एक बात बेटा आपको समझ में नहीं आई, तो आप क्या कहोगे कि 9 बातें आपको समझ में आई ना, तो एक बात को छोड़ देंगे, उस बात को फिर कोई और कहेगा कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होती है। सिंपल सी बात है। जिसका बेटा प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन मिल जाता है वो करेक्ट होती है, और जिसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, जिसका कोई प्रैक्टिकल करके हम देखें और वो गलत कुछ आ रहा है, तो फिर वो उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता ही है। ये साइंस की नहीं है पूरी, अपने हर जगह आप हर फील्ड में देख लो। ठीक है, कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि किसी ने तुरंत ही आके और MiG-24 और ये सब बना के, और जैसे मान लो कोई भी प्लेन है, राफेल है, तो या अपना कोई और मॉडर्न आप डिवाइस देख लो, एकदम से नहीं बना। सबको पता है ये बेटा, लगातार इसमें क्या होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, है ना मयूरी? हर चीज में बेटा लगातार Yes, इम्प्रूवमेंट sir. करना होता है। बिल्कुल, आपको भी तो इम्प्रूवमेंट करना है, आपको भी तो इम्प्रूवमेंट करना है। जब पहली क्लास में थे तब आपको एटम का थोड़ा सा आइडिया था, 1%, 10%। अभी धीरे धीरे करके क्या होगा, जब तक चैप्टर खत्म होगा तो बेटा एटम का क्या हो जाएगा, पूरा आइडिया हो जाएगा कि एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। अभी तक सिर्फ ये पता है बच्चों को कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल में बेटा उनकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, मैंने आपको बताया। तो बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने दो बातें कही, मतलब बातें तो बहुत सारी थी उसमें थ्योरी में, लेकिन उसका बेसिस आपको याद रखना है। एक तो बेटा क्या, कि पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बेटा कैसा कैरेक्टर होता है, पार्टिकल कैरेक्टर होगा। कैसा कैरेक्टर होगा बेटा परीक्षित, कैसा? पार्टिकल। पार्टिकल कैरेक्टर, मतलब कि अब पार्टिकल और वेव अलग अलग होते हैं ना। कोई वेव चल रही है, उसकी अलग प्रॉपर्टीज होती है बेटा। पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन है, वो अलग तरीके से मूव करता है। यस और नो? बहुत डिफरेंस है दोनों में। ऐसे डिफरेंस है कि एक एक्स डायरेक्शन में मैंने बताया, तो दूसरा -x नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो बेटा हाँ, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्यों एक्सप्लेन कर पाएगी वो भी अभी देखेंगे, किस तरीके से एक्सप्लेन करेगी दोनों फिनोमिना को। लेकिन उससे पहले दो बातें याद रख लो। एक तो कि जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है बेटा कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस नहीं फ्लो होती, बल्कि डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, जिनको क्या नाम दिया था हमने, Quantum. Photon. क्वांटा। चलो एक वर्ड याद हो गया, क्वांटम या क्वांटा। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बेटा, क्वांटम का मतलब क्या है, एक छोटा सा पैकेट है एनर्जी का। तो ऐसे समझो कि एनर्जी अब बेटा कैसे आ रही है हमारे दिमाग में, क्या चीज आ रही है कि एनर्जी कैसे आ रही है, लगातार नहीं आ रही है। जैसे सोलर रेडिएशन है या कोई भी रेडिएशन बेटा आ रहे हैं, तो वो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं बेटा, डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं, छोटी छोटी अलग अलग सेपरेट यूनिट्स होती हैं। इन छोटी छोटी यूनिट्स को हमने क्या नाम दिया बेटा, क्वांटा। क्वांटम या क्वांटा, क्वांटम सिंगुलर, क्वांटम एक, क्वांटा एक से ज्यादा। ठीक है। अच्छा, क्वांटम को फोटोन कब बोलते हैं, क्वांटम को ही फोटोन बोलते हैं जब अगर बेटा अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो वो क्या हो, लाइट का बिलोंग करता हो, मतलब कि विजुअल लाइट से बिलोंग करता हो, तो फिर उसको क्या बोल देंगे, इट इज फोटोन। ठीक है, इट इज फोटोन। आया बेटा परीक्षित, एक बार बताओ तब तक जल्दी से। हाँ भैया, हाँ अच्छा ठीक है।
ठीक है, हाँ हाँ मैंने उनको बोल दिया था सुबह, ठीक है, वो क्या, ठीक ठीक ठीक। हाँ परीक्षित बताओ बेटा, फोटोन समझ में आया? फोटोन और क्वांटम में क्या डिफरेंस है, कल भी बताया था आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। परीक्षित बताओ एक बार जल्दी बेटा, क्या फोटोन और क्वांटम अलग अलग है? क्वेश्चन में अगर फोटोन पार्ट है। हाँ तो ऐसा बोल सकते हैं कि फोटोन एक तरह का क्या है बेटा, फोटोन इज ए टाइप ऑफ क्वांटम, गुड। बट क्वांटम बड़ी चीज है, क्वांटम तो किसी भी रेडिएशन को आप बोल रहे हो, किसी भी रेडिएशन की एक छोटे से पैकेट को बोल रहे हो, और फोटोन बेटा तभी बोलते हो जब वो विजिबल लाइट से बिलोंग करता है, ठीक है, ये लाइट का वहां पर कंसेप्ट आएगा जो हम देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा प्लैंक्स क्वांटम, हाँ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कौन एक्सप्लेन कर सकता है अच्छे से? तरुण। सोलर रेडिएशन को ही बोलते हैं फोटोन। हाँ सोलर रेडिएशन को फोटोन बोलेंगे, क्योंकि बेटा सोलर रेडिएशन किस फॉर्म में आ रहे हैं बताओ ना मुझे, लाइट की फॉर्म में आ रहे हैं, है ना? यस तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। एक्चुअली में हम फोटोन ही यूज करते हैं, जब न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस में आप बेटा कहीं देखोगे तो फोटोन्स ही आएंगे। क्वांटम तो बस एक मतलब एक हमने ब्रॉड सेंस में बोल दिया, है ना, कि अगर रेडियो वेव्स भी हैं या कोई और वेव्स भी हैं, तो अगर लाइट की वेव्स होती है, लाइट की वेव्स का मतलब क्या है, समझ रहे सभी बच्चे, विजुअल स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ कोई इसमें वो कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। चलो कौन बताएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में बेटा? मैक्स प्लैंक ने दी थी ये थ्योरी, 1900 में दी थी। क्वांटम नाम क्यों रखा वो भी अभी अपने पढ़ लिया कि एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना, द रेडिएंट एनर्जी। क्या था बेटा स्टेटमेंट, देखो नोट सामने होने चाहिए सभी बच्चों के, कल से सभी बच्चे सामने नोट्स लेके बैठेंगे, अपनी कॉपी को लेके बैठेंगे, उसके बाद सामने आएंगे क्लास में, ठीक है। सुन रहे सभी बच्चे? लक्ष्य, मयूरी, सबको ध्यान रखना बेटा, नोट्स अपने जितने कंप्लीट कर लिए सामने रखो कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, तब ज्यादा बेटा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो बेटा स्टेटमेंट क्या लिखा है बताओ जल्दी मयूरी, द रेडिएंट एनर्जी, The radiant energy. बोलो बोलो कंटिन्यूअस करो। The radiant energy is emitted or absorbed not continuously but in discrete packet of energy. Each वेरी such packet of energy is called quantum. गुड, समझ में आ गया अच्छे से? जो अब बार बार बात कर रहे हैं कि रेडिएंट एनर्जी बेटा जो होगी वो क्या होगी, कंटिन्यूअस नहीं होती है, बल्कि डिस्क्रीट मतलब छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, और इनको बेटा क्वांटम नाम दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो फोटोन भी आपको बता दिया है ना, इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम इज कॉल्ड फोटोन। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेटा बताओ, ये वाला एनर्जी, एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? अब जो फोटोन है या जो क्वांटम है उसकी बेटा एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है मयूरी? Frequency of light. Frequency of radiation. गुड गुड, बोथ ऑफ यू, दीक्षा एंड मयूरी, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा एनर्जी ऑफ ईच फोटोन किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, मतलब कि बेटा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। तो जैसे मान लो जो रेडिएशन आ रहा है ना, जो रेडिएशन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी होगी उतनी क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी हो जाएगी। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा न्यू, दैट इज ए, और जब प्रोपोर्शनली हटाते हैं तो क्या आता है अपना एक कांस्टेंट आएगा, क्या बोलेंगे उसको, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच बेटा यहाँ पर क्या था, Planck's constant. प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। इसकी एक वैल्यू फिक्स होती है 6.626 10 की पावर -34, ये क्वेश्चन में दी रहेगी, अभी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। समझ में आ गया सभी बच्चों को? अच्छा अगर Yes. बेटा हाँ उसके बाद टोटल एनर्जी की अगर बात करें, अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं किसी सरफेस पर तो कैसे निकालेंगे? करेंगे दानिश बेटा, क्वेश्चंस को करेंगे, अभी रुक जाओ, ठीक है। चलो तो अगर प्लैंक्स कांस्टेंट की आपको बताया, अगर बेटा किसी यहाँ पर सरफेस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ जो रेडिएशन बेटा आ रहे हैं, फोटोन्स आ रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू n है तो टोटल हम कैसे निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, Et दैट इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू बेटा Nhν, है ना। एक फोटोन की एनर्जी कितनी है बेटा, या एक क्वांटम की hν होती है,
तो टोटल कैसे निकाल देंगे? नंबर ऑफ फोटोन्स अगर आपको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, इंपोर्टेंट बेटा क्या है? अब अगला मैं आपको इंपोर्टेंट बताता हूं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सबको आ गई समझ में अच्छे से? यस सर। थोड़ा सा बेटा क्या है, आप लोग ना नोट्स को एक बार रिवाइज करो डेली, तभी बेटा थोड़ा सा आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो बेटा पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जिसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि ये दो फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है। ब्लैक बॉडी को भी करती है जो कि मैक्सवेल नहीं कर पाई, है ना। तो बेटा मैक्सवेल थ्योरी नहीं कर पाई तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कैसे करेगी? पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन दे रखा है मैंने इसी नोट्स के नीचे पेज नंबर 5 पर, मयूरी दिख रहा है। और दूसरा बेटा फिर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो बताओ ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या लिखा है, क्या रीजन दिया हुआ है? अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ जाए तो। बोलो परीक्षित, क्या है बेटा? सर रेडिएशन कंटिन्यूअस नहीं है। वही रीजन है, रेडिएशन बेटा कंटिन्यूअस नहीं होता अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कह रही है, वो कैसे एक्सप्लेन कर पा रही है? समझना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बेटा ये कहती है कि एनर्जी जो हो रही है, रेडिएशन जो आ रहा है बेटा, वो डिस्क्रीट पैकेट में है। तो जैसे मान लो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी आई, सुनना, किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी के बेटा रेडिएशन आए, कैसे आए? पैकेट के फॉर्म में आए। जिस तरह के पैकेट आए थे उसी तरह के पैकेट चले गए। अलग अलग टाइप के पैकेट आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? अलग अलग टाइप से जा रहे हैं। ठीक है बेटा, मयूरी आया समझ में? यस सर। परीक्षित आ गई बात समझ में? एक्सप्लेन कर रही है ना आराम से? यस सर। क्योंकि बेटा छोटे छोटे पैकेट्स हैं। अच्छा ऐसे ही रॉड का केस भी देख लो, वो भी आपको समझा देता हूं। अब वो ब्लैक बॉडी तो नहीं है कोई, है ना, कोई आयरन की ऑब्जेक्ट या कोई मेटल की रॉड बेटा ब्लैक बॉडी तो नहीं है, लेकिन कलर का सिस्टम समझना। जब बेटा आपने हीट किया, टेम्परेचर दिया, तो मान लो स्टार्टिंग में आपका पहला आया रेड कलर का टेम्परेचर, तो रेड कलर के रेडिएशंस निकल रहे हैं। अब बेटा यानी ऐसे समझते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो रहा था बेटा, रेडिएशन कैसे आ रहे हैं? छोटे छोटे पैकेट्स में आ रहे हैं, है ना, जिनकी वेवलेंथ कितनी है बेटा? रेड कलर के बराबर है वो रेडिएशन जो आ रहे हैं। ठीक है ना। और जो बेटा रेडिएशन वापस वो भेज रहा है, यानी उसमें से जो कलर हमें दिखाई दे रहा है वो भी उसी कलर की फ्रीक्वेंसी को दिखाएगा, है कि नहीं? अब हाँ, एक ही ऑब्जेक्ट बेटा अलग अलग टाइप के रेडिएशन कर रहा है, तो ये एक्सप्लेन हो रहा है नहीं हो रहा? क्योंकि कंटिन्यूअस तो है नहीं ना, ये रेडिएशन आया इसमें से चला गया। समझे मेरी बात बेटा परीक्षित? अगर रेड कलर की लाइट, हाँ रेड कलर वाली फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन आए तो बेटा वो एब्जॉर्ब होकर रेडिएट हो गए, फिर दूसरे कलर के रेडिएशन आए वो भी एब्जॉर्ब हो गए, वो भी रेडिएट हो गए। सिंपल है या नहीं है? क्योंकि कंटिन्यूअस की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए एक्सप्लेन हो पा रहा है। अगर कंटिन्यूअस होते तो फिर ये कहते कि भैया तो एक ही तरह के आ रहे हैं। अलग अलग पैकेट आ सकते हैं ना, मान लो एक्स पैकेट है, वाई पैकेट है कि नहीं? बताओ। यस सर। एक शॉपकीपर के पास अलग अलग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, साबुन के अलग अलग आ सकते हैं कंपनियों के, है ना, गोदरेज से भी आ रहे हैं, दूसरी कंपनी से भी आ रहे हैं, अलग अलग से आ रहे हैं, रख सकता है वो, जिस तरह के प्रोडक्ट जिसको चाहिए उसी तरह के सप्लाई कर देगा, है ना। सिंपल, मुश्किल है क्या? बताओ। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गई ब्लैक बॉडी की। अब बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के बेसिस पर मैंने आपको बताया था कल एक आइंस्टाइन की इक्वेशन भी थी बेटा, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन पर बेटा ध्यान देंगे सभी बच्चे, कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। तो बेटा प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी जो थी वो कैसे एक्सप्लेन करती है, इसमें बेटा आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दी, आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया। कैसे किया देखना। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन बेटा, आइंस्टाइन ने कहा व्हेन लाइट ऑफ ए फ्रीक्वेंसी, जब बेटा कोई भी लाइट या कोई भी तरह का रेडिएशन, ऐसे समझो किसी
मेटल के सरफेस के ऊपर आ रहा है ना, किसी मेटल के सरफेस के ऊपर बेटा कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, तो वो जो फोटोन है, हाँ ऊपर रख दो आराम से, तो हाँ ठीक, थैंक यू। तो भैया फोटोन जो है, वो फोटोन बेटा जो है अपनी सारी एनर्जी किसको दे दे रहा है, बताओ। ये जो एनर्जी आई रेडिएशन से, एच न्यू आई बेटा, ये किसको दी थी उसने, मेटल के सरफेस पर आई, तो मेटल पे क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। तो क्या इलेक्ट्रॉन को चली गई वो सारी एनर्जी, यस और नो। परीक्षित बेटा जो एनर्जी आ रही है रेडिएशन की, है ना, एक फोटोन की एनर्जी, वो किसके पास चली गई, इलेक्ट्रॉन्स उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, है कि नहीं, करेंगे ना। और एनर्जी लेने के बाद, हाँ एनर्जी लेने के बाद क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करते हो, अगर किसी के पास एनर्जी आएगी तो क्या एक्सपेक्ट करते हो उससे, हिलने लगेगा, नाचने लगेगा, मूव करने लगेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड होने के बाद क्या होगा, मूव करने लगेगा, ठीक है। लेकिन बेटा इसमें इंपॉर्टेंट बात देखो, अभी मिनिमम फ्रीक्वेंसी का खेल क्या था वो समझ लो। ऐसे समझो बेटा कि एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, अब तो सबको समझ में आ गया, एच न्यू एनर्जी है, तो एच तो बेटा कांस्टेंट है, एच क्या है, कांस्टेंट है इसमें। तो फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो एनर्जी क्या होगी, बताओ, कम होगी, है ना मयूरी। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बेटा बढ़ा दें तो एनर्जी भी बढ़ रही है एक फोटोन की, है ना, है कि नहीं। यस सर। अब देखो इलेक्ट्रॉन वहां पर बेटा जो एटम के अंदर है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप उसको एनर्जी दे रहे हो, लेकिन ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन वहां पर खाली नहीं बैठा हुआ, ऐसे फ्री नहीं घूम रहा है आसानी से, बिना किसी की मर्जी से नहीं घूम रहा। वहां पर बेटा हमने पढ़ा है एटम के अंदर कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है, यस और नो। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ, हाँ न्यूक्लियस के चारों तरफ बेटा रिवॉल्व करने की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बताया था एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अपोजिट चार्जेस हैं उसको चिपका के रखेगा अपने से, तभी तो रिवॉल्व कर रहे हैं। हम चाहते हैं, हाँ आगे बेटा कितना समझ में, इस इलेक्ट्रॉन को हम चाहते हैं बेटा फ्री कर दें, मतलब फ्लो करने लगे। तो फ्लो करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा परीक्षित, न्यूक्लियस के प्रभाव से हटाना पड़ेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर लग रहा है उसको बेटा क्या करना पड़ेगा, छुटाना पड़ेगा ना उससे, है कि नहीं। यस सर। और कमाल की बात देखो बेटा, ओब्वियसली जो एनर्जी फोटोन की एनर्जी है वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं क्या, these electrons get excited and start to flow if the energy of photon is sufficient to overcome the force of attraction of electrons। यही लिखा है मैंने कि इलेक्ट्रॉन्स का बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की तरफ, उसको हम क्या कर दें, ओवरकम कर दें, उससे ज्यादा एनर्जी दे दें। जैसे वो उस साइड जा रहा था इतनी स्पीड से या इतने फोर्स से वो अट्रैक्ट था, अभी हम उससे ज्यादा फोर्स लगा दें, तभी तो वो मेरी तरफ आएगी ऑब्जेक्ट, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स बेटा कब फ्री हो पाएंगे, जब हम उनको क्या करें, इतनी सफिशिएंट एनर्जी दे दें जिससे कि वो न्यूक्लियस के प्रभाव से खत्म हो जाए, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा क्या हो जाए, उस पर खत्म हो जाए। तो इतनी एनर्जी क्या होगी, वो वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, समझे अभी आपको। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात बार बार क्यों हो रही है, क्योंकि बेटा एनर्जी की बात हो रही है, और एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, किसी क्वांटम की एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी। यानी अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम हुई तो एनर्जी भी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हुई तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड नहीं हो पाएंगे, उतना एक्साइटेड नहीं हो पाएंगे कि वो न्यूक्लियस को छोड़ पाए। समझ गए सभी बच्चे, अब तो सबको आ जाना चाहिए। यस सर। ठीक है, गुड, ठीक है। तो बेटा अब हमारा ये यहाँ पर आएगा इक्वेशन जो आपको बताना था बार बार, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको बेटा बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब यहाँ पर आइंस्टीन का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि बेटा इसको एक्सप्लेन किसने किया है, तो थ्योरी मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लेकिन बेटा
इसको आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था और एक फॉर्मूला दिया था। यहां पर देखो सभी बच्चे, क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv², है ना, हाफ mv², जिसमें v का मतलब क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन के केस में v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की कहां से आई, बताओ, अभी अभी एक्सप्लेन किया आपको, कहां से आई बेटा, hν माइनस hν0, ये क्या चीज है, जो बेटा एनर्जी हमारे रेडिएशन की आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड कर रही है ना। ये hν क्या है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है या नहीं, बताओ। यस सर। अच्छा थोड़ा सा पास में जाके याद करो, आपने लॉ पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह उसका यूज करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो जरा जल्दी से कौन बता सकता है कि किस तरीके से चेंज हो रही है एनर्जी, कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है बेटा, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी कितनी है बेटा, एक फोटोन की hν है, ये एनर्जी बेटा किसमें चेंज हो गई आपकी, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना उस एनर्जी को, तो बेटा किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में, सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी, और यस सर। जिस तरीके से बेटा, जितनी आप सुनो, जितनी ये डिफरेंस क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, ये डिफरेंस इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ पर hν0 है, hν माइनस बेटा hν0, मतलब कि डिफरेंस इन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जितना आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, कुछ ना कुछ तो ज्यादा रखनी पड़ेगी ना, अगर बिल्कुल सेम रखोगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी जितनी, तो फिर तो वो उतनी हो गई जितना उधर की तरफ लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे समझो, 10 न्यूटन इधर लगाया, 10 न्यूटन इधर लगाया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन मूव किया, नहीं किया, नहीं किया ना। इलेक्ट्रॉन कब मूव करेगा बेटा, जब इससे ज्यादा एनर्जी लगाओगे, तो ज्यादा एनर्जी का मतलब क्या हुआ, hν माइनस hν0, आगे बेटा समझ में, यस सर, hν माइनस hν0 की वैल्यू हो गई काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो अपनी इक्वेशन बेटा क्या आ गई, ध्यान से देखेंगे, hν माइनस hν0 इक्वल टू 1.2 mv², और इस इक्वेशन को बेटा बोलते हैं, परीक्षित क्या बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है, आइंस्टीन इक्वेशन, हाँ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, खाली आइंस्टाइन इक्वेशन मत लिखना, फिर तो वो वाली हो जाएगी E इज इक्वल टू mc² वाली, बताई थी ना, वो अलग इक्वेशन होती है, ठीक है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है बेटा, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाएंगे इसके ऊपर, इस न्यूमेरिकल्स के इसके ऊपर आएंगे बेटा, तो वहां पर ये फॉर्मूला यूज होगा, जहां पर आपको दिख रहा है एक साइड पर, काइनेटिक एनर्जी के लिए अपने को क्या चाहिए बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो चीजें हैं वहां पर, और इस साइड पर बेटा क्या दिख रहा है आपको, hν माइनस hν0। अब इसमें बेटा मैं आपको बताता हूँ hν0 का मतलब क्या है, hν0 बता चुका हूं, वर्क फंक्शन भी बोलते हैं इसको, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बेटा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और उसको जब आप s से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो गई, मिनिमम एनर्जी होगी ना, ये बेटा मिनिमम एनर्जी है, और hν माइनस hν0 का मतलब क्या हो गया, कितना आपको काम करना पड़ा, कितनी आपको एनर्जी देनी पड़ी इलेक्ट्रॉन्स को, तो वही हो गया, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया, सिंपल। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको आगे कराऊंगा, ठीक है, इतना आया समझ में, यस आ गया। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, अब एक छोटी सी चीज बताओ, बहुत ही आसान है, अब आप लोग समझा दोगे कि किस तरीके से जो अपनी बेटा क्वांटम थ्योरी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही है इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन कर रही है। सबसे पहले एनर्जी क्या है बेटा,
डिस्क्रीट आ रही है। तो अब बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स कुछ ही रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर पा रहे हैं? इसका क्वेश्चन का आंसर आपको सबको मिल गया? मैग्नेटिक रेडिएशन आर नॉट शोइंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर मिला सबको? कौन बता सकता है? क्या आंसर लिखोगे इसमें? श्रुति बताओ बेटा, क्या आंसर हो जाएगा? बोलो, रिप्लाई करें जल्दी। प्रतीक्षा बेटा आया समझ में? कैसे एक्सप्लेन करोगे? सारे रेडिएशन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सारे रेडिएशन के पास उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी ना, और फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो बेटा फ्रीक्वेंसी से क्या चीज आ रही है हमारी? इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन को एक मिनिमम एनर्जी चाहिए बेटा। मिनिमम एनर्जी किससे निकलने के लिए? उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से निकलने के लिए जो न्यूक्लियस के साथ लगा हुआ है ना? ये चीज दिमाग में आ गई सबके समझ में? बताओ। इसी वजह से बेटा, हाँ इसी वजह से सभी तरह के रेडिएशन, सुनो, इसी वजह से सभी तरह के रेडिएशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो नहीं होगा, और जहां पर होगी वो कर जाएगा। ठीक है। अब बेटा इसमें एक ग्राफ और है जो मैंने नोट्स में दिया हुआ है, ये है ग्राफ, देखना ध्यान से। इसमें काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट कर रहे हैं। एक तरफ बेटा काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी तरफ हमने नीचे रखा है फ्रीक्वेंसी को। इसको बेटा फ्रीक्वेंसी को। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सभी बच्चे देखो। देखो क्या दिख रहा है आपको? थोड़ा सा स्पेस, स्ट्रेट लाइन तो है, यहां पर है, दिख रहा है बेटा? यहां पर वाई एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं हम, है ना? इलेक्ट्रॉन्स की कितनी काइनेटिक एनर्जी है, और यहां पर बेटा फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी में आपको दिख रहा है थोड़ी सी एनर्जी नोट्स के अंदर भी है, न्यू नॉट। ये फ्रीक्वेंसी दिख रही है सबको बेटा? यहां तक कोई इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी है क्या? नहीं है? परीक्षित बताओ, काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल जीरो है ना उस जगह पर। स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। यस सर। तो इसका मतलब जो हम कह रहे हैं बार बार वही है कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब तक न्यू नॉट होगी तब तक बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? जीरो रहेगी। ठीक है। और जैसे ही उससे ज्यादा आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो फिर देखो कैसी लाइन आई, कैसी कर्व आ रही है? स्ट्रेट लीनियर ग्राफ है बेटा। लीनियर का मतलब क्या है? जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ा था ना आपने, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बेटा किस बात पर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है। ये आ गया सबको समझ में? बोलो। यस सर। यस सर। एक छोटा सा ग्राफ और दिया हुआ है नीचे, उस ग्राफ का मतलब आपको समझा देता हूं क्या है। इस ग्राफ में बेटा हमने प्लॉट किया है काइनेटिक एनर्जी को और इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को, और दूसरी तरफ है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यहां पर इंटेंसिटी है और यहां पर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो बेटा आपको समझाता हूं इसका इंटेंसिटी का मतलब क्या है। कल भी बताया था, परीक्षित याद है बेटा? इंटेंसिटी किसको बोलते हैं? कोई भी रेडिएशन है, कोई भी वेव है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? इंग्लिश में भी इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है मयूरी? इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब कि ऐसा कुछ लगता है ना कि मतलब उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा दो बेटा, है ना? क्या करो बेटा? मैग्नीट्यूड को बढ़ा दो। तो वेव के मैग्नीट्यूड को कैसे बढ़ाओगे? एम्पलीट्यूड, याद आ रहा है? वेव का मैग्नीट्यूड क्या होता है? कितना डिस्प्लेस कर रही है, कितना ऊपर जा रही है, कितना नीचे जा रही है ना?
तो इंटेंसिटी बेटा एक्चुअल में क्या होती है आपको बताया था, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के बराबर होती है या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो एक तरफ बेटा नीचे इंटेंसिटी रखी है हमने, ऊपर इधर तरफ क्या रखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। तो सभी बच्चे क्या दिख रहे हैं, सबको दिख रही है स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बेटा, नीचे रुको अब, ठीक है। तो ग्राफ बेटा कैसा दिख रहा है, देखो स्ट्रेट लाइन है। काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज विद इंटेंसिटी। इस ग्राफ से क्या समझ में आता है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है बेटा, उसका किसी वेव की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या डायरेक्टली बोलूं तो उसके एम्पलीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी से फर्क पड़ता है। हाँ, अभी ये ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कुछ और ही कह रही थी, और अभी हमने जो पढ़ा है, अभी जो हमने समझा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वो कुछ और है। वो कह रही थी कि इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल था, पढ़ा था आपने कि इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी, जबकि अभी आपने खुद देख लिया कि एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल, ना कि इंटेंसिटी के। बोलो, तो इसीलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बेटा क्या है, हाँ इसीलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, क्योंकि इसमें दोनों ग्राफ ये दिखाते हैं कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है एनर्जी, ना कि इंटेंसिटी के ऊपर, ठीक है बेटा। तो इतना आपका आज का टॉपिक हुआ है, आज का टॉपिक हो गया है। अभी यहां तक भी अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी चीज समझो, आ जानी चाहिए वैसे बेटा, कई बार एक्सप्लेन किया है ना। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, थोड़े बड़े कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये सब घटनाएं बेटा जो हुई थी वो बोर्स एटॉमिक मॉडल से पहले की हैं, ठीक है। बोर ने जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो उससे पहले की घटना है, यानी रदरफोर्ड का मॉडल जो आया बेटा उसके बाद, ठीक है। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई, फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने कहा कि कैसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन कैसी होती है, वेव होती है, ठीक है। अब प्लैंक ने क्या कहा, सुनो ध्यान से, प्लैंक ने बेटा क्या कहा, कौन सा कैरेक्टर है, पार्टिकल कैरेक्टर है। अभी कोई कह रहा है कि वेव कैरेक्टर है, एक कह रहा है पार्टिकल कैरेक्टर है, अब तो कंफ्यूजन हो गई। अभी दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। क्यों सही है, क्योंकि बेटा उसके भी कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो ये दिखाते हैं कि वेव कैरेक्टर होते हैं किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्लैंक की बात करें तो बेटा वो तो आइंस्टाइन ने प्रूव कर दिया, किसी और की जरूरत ही नहीं है कि नहीं, बताओ। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या चीज निकल के आ रही थी, साइंटिस्टों ने मानना शुरू किया कि ड्यूअल नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, बेटा क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या हो गया, बोलो, वेव एंड पार्टिकल नेचर। हाँ गुड, यानी बेटा इसका मतलब ये हुआ कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बेटा दोनों चीजें होती हैं, यानी उसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा उसके अंदर वेव कैरेक्टर भी होता है। समझ रहे सभी बच्चे, बोलो। यहां तक ये सब चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ऐसा होता है, Yes. ठीक है। इसके बाद बेटा चार घटनाएं हुई थी, मैंने दो तो अभी मेंशन कर दिया आपको, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बताई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बताई। इसके अलावा बेटा एक और पॉइंट लिखा हुआ था, देखो बिल्कुल चैप्टर के फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है नोट्स के, कि लाइन स्पेक्ट्रम, एक तो थर्ड है और फोर्थ में है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेटा एक्चुअल में स्पेक्ट्रम को भी अभी समझेंगे। अगला टॉपिक हमारा है एविडेंस फॉर क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये कल एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरह से, अभी रुक जाओ, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ के आएंगे, पीछे का भी पढ़ लेना बेटा, और फिर ये एक्सप्लेन करेंगे कल, ठीक है। अब देखो किन बच्चों को दिक्कत आएगी मैं आपको बताता हूँ, जो नोट्स को बेटा रिवाइज नहीं कर रहे हैं, या जो अगर मान लो क्लास किसी की मिस हो रही है, तो बेटा मैंने आपको क्या कहा है, क्या करना है आप लोगों को, रिकॉर्डेड जो लेक्चर है उसको क्या करो, उसको एक बार रीड कर लो क्लास से पहले, तभी बेटा
सर आपका हाँ हाँ वो बेटा माइक्रोफोन ऑफ हो गया। मैं ये कह रहा था बेटा नोट्स को रिवाइज करना जरूरी है। नोट्स को रिवाइज करो 15 मिनट्स, टेक योर टाइम। और मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजने शुरू कर दिए हैं, अभी भेज दूंगा जो बोर्ड पर लिखा हुआ है आज। ठीक है, इसको भी देख सकते हैं, एक बार अपना रिवाइज कर सकते हैं क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी, कैसे कैसे। ठीक है, तो हाँ स्पेक्ट्रम से बेटा शुरू करेंगे। अब स्पेक्ट्रम देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो आपने पढ़ लिया ना। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग तरह की उसकी लाइंस हमें नजर आती हैं। क्या आती है बेटा, लाइन नजर आती है, या इस तरीके से मतलब पता चलता है कि ये स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम है, अलग अलग तरह की वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी का अरेंजमेंट है। ठीक है, अब बेटा एक सब्जेक्ट होता है इसी के अंदर, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या होता है बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है, अ पैटर्न ऑफ इमर्जेंट रेडिएशन रिकॉर्डेड ऑन ए फिल्म। अगर मान लो आपको बेटा कोई रेडिएशन है, अगर आप उस रेडिएशन को बेटा किसी फिल्म के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर ऐसे करके प्रिंट आउट जैसे एक तरीके से ले लो उसका, ठीक है, उसको स्टडी करो। किसको स्टडी करो, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, किसी तरह का रेडिएशन आया, आपने उसको क्या किया बेटा, एक तरह से फिल्म के ऊपर, जैसे वो अपना फोटोग्राफिक फिल्म नहीं होती, इमेज होती है, पहले के टाइम में यूज करते थे उसको, फिर वो करके वो प्रिंट निकालते थे उससे। समझ रहे हो मेरी बात? अगर उस पर बेटा हम अगर ले, हाँ उस तरह का पैटर्न आपको कुछ नजर आए बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे, इस ब्रांच को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम। इस तरह के स्पेक्ट्रम को, इस चीज को बोलेंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या हो गया, अ पैटर्न ऑफ इमर्जेंट रेडिएशन। जो भी रेडिएशन आ रहे हैं उनको बेटा हम क्या करें, रिकॉर्ड कर लें किसी फिल्म के ऊपर, किसी एक जगह के ऊपर हमने रिकॉर्ड कर लिया कि इस तरह का रेडिएशन है इसके अंदर। उस स्पेक्ट्रम, उसको क्या बोलेंगे, इस तरह के पैटर्न को स्पेक्ट्रम बोलेंगे बेटा। और उस स्पेक्ट्रम को जो पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे परीक्षित? केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। स्पेक्ट्रोस्कोपी। केमिस्ट्री तो सब कुछ ही है परीक्षित, केमिस्ट्री तो बेटा बहुत बड़ी है। क्या डिफिकल्ट लग रहा है, क्या इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा तरुण? बोलो, बोरिंग सब्जेक्ट है ये चैप्टर? हाँ बोलो, बताओ क्या कह रहे हैं। इंटरेस्टिंग है बेटा, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा कहीं कहीं पर दिक्कत आती है तो आप पूछो, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लो। ठीक है, एक एटम को बनाना कोई आसान चीज नहीं थी, एटम की डिस्कवरी करना अब आपको लग रहा होगा बहुत ही मुश्किल है। अभी तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे थोड़ा सा और ऐसी चीजें आएंगी। स्पेक्ट्रम को थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है। आप लोग बेटा पढ़ो थोड़ा सा अपने लेवल पर भी, ठीक है, और फिर मैं तो हुई बेटा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए। ओके तरुण? थोड़ा थोड़ा तो पढ़ सकते हो, जितना आज की क्लास में उतना करो, ठीक है, और आगे का थोड़ा सा ये देखो क्या दिया हुआ है। ओके, तब से लाया समझ में? तो रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होते हैं? क्या बोल रहे हो बेटा, क्लियर बोलो थोड़ा। रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होते हैं? रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होते हैं? रेडिएशन बेटा कहीं पर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे आप सुनो, जैसे आप पेपर को जला रहे हो, उस भी ऑब्जेक्ट को बर्न कर रहे हो, कंबशन कर रहे हो, बोलो, पेपर को बर्न किया, उसमें से रेडिएशन निकलेंगे। अभी मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में से भी क्या है, हीट निकल रही है। कहीं पर भी रेडिएशन बेटा, हर जगह रेडिएशन हो रहे हैं। वी आर सराउंडेड बाय रेडिएशंस। कैसे हो रहे हैं? हर जगह होते रहते हैं, कहीं पर ज्यादा हो रहे हैं, कहीं पर कम हो रहे हैं, कहीं पर ऐसे रेडिएशन हो रहे हैं जो हमें दिखाई देते हैं, कहीं पर कैसे रेडिएशन हो रहे हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते, कहीं पर विजुअल रेंज के हैं। समझ गए? आया समझ में? क्या बेटा? हर एलिमेंट होना चाहिए रेडियोएक्टिव। सही से बोलो, क्लियर समझ में नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो? रेडिएशन हर तरह, हर ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस करते वैसे टाइप कर दोगे। क्या पूछ रहे हो, समझ में नहीं आया बेटा। हर तरह के ऑब्जेक्ट में से निकल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ये नहीं कह सकते कि देखो
ये नहीं कह सकते आप बेटा कि इस चौक में से रेडिएशन निकल रहे हैं या इस पेपर में से निकल रहे हैं, अलग अलग टाइप के निकल सकते हैं। हीट करने से एक जनरल कंसेप्ट आपको बताता हूँ। जनरल कंसेप्ट बेटा ये है कि किसी ऑब्जेक्ट में से एनर्जी निकलना। रेडिएशन का मतलब क्या है बेटा? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। बताया था ना चैप्टर की स्टार्टिंग में, एनर्जी कैसे चलती है, कई माध्यम से जा सकती है। अब जैसे एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी जाने के तरीके हैं, उनमें से एक रेडिएशन है, समझ गए? रेडिएशन और कुछ नहीं है, एनर्जी ही तो है। एनर्जी बेटा जा रही है एक मीडियम से दूसरी जगह या एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट के पास जा रही है। सन की एनर्जी हमारे पास आ रही है तो सोलर रेडिएशन है, ठीक है। अगर कोई कंडक्शन के थ्रू जा रही है, एक स्पून को गर्म करते हैं एक साइड से तो दूसरी साइड क्या होता है, हीट हो जाती है, अपने आप होती है ना, तो एनर्जी वहां पर भी तो ट्रांसफर हो रही है, लेकिन वो प्रोसेस बेटा अलग है, वो कंडक्शन है। फिर आपको बताया था कन्वेक्शन भी होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इंडक्शन, चार चीजें होती हैं। और सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब वो सारे रेडिएशंस को कवर कर दिया बेटा आपने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या है? सभी तरह का रेडिएशन, पूरे यूनिवर्स में जिस तरह की रेज होती हैं, जिस तरह का रेडिएशन हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को बर्न करने के बाद किस तरह का रेडिएशन आ सकता है, सारी चीजें उसके अंदर कवर होगी, ठीक है। सर इस नाम के मीनिंग से ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल ऐसा लगता ही है, ऐसा लगता है और होता भी है, ठीक है। तो बेटा ये तो एक एनर्जी है, कहीं से भी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो बेटा बताया था सिर्फ इसलिए पढ़ाया क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है। लेकिन ये मत सोचो कि किससे प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकता है, यूरेनियम के अंदर से निकल सकता है, किसी मेटल को हीट करें उसमें से निकल सकता है, ठीक है। अपने आसपास घूमते रहते हैं रेडिएशन, अर्थ के चारों तरफ है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बताया तो था आपको, ठीक है। आया बेटा समझ में? आ गया, ठीक है। चलो अब पढ़ लेना, ठीक है। ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो आज जो पढ़ा है बेटा इसको अच्छे से पढ़ लेना, आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करेंगे और एक्सप्लेनेशन। चलो ओके, बाय, टेक केयर। बाय सर।